नमस्कार दोस्तों, आपने रिसेंटली सुना होगा आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया है। आप यहां पर न्यूज़ देख सकते हैं। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बैंक बैड लोन्स कुड राइज टू 13.5% बाय सितंबर। एक बहुत बड़ी खबर है। यहां पर आरबीआई का कहना है कि सितंबर आते आते जो सेकेंड क्वार्टर होगा 2021-22 का, उस समय तक जो बैंक का बैड लोन है, जिसको हम एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये 13.5% हो सकता है। इवन इससे भी ज्यादा वर्ष हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि बैंकों ने यहां पर जितना भी लोन दिया है लोगों को, उसमें से 13.5% पैसा वापस ही नहीं आएगा, तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होता क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं आरबीआई के द्वारा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो इकोनॉमी के टर्म्स हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों 2 क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, जिसका आंसर आपको वीडियो के दौरान ही मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आई एम श्योर बहुत ही आसान है। यहां पर आपको बताना है कि जो आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी किया है, तो यहां पर कोई भी जो बैंक होता है, जब वो लोन देता है, तो लोन देने के बाद अगर सपोज वो लोन वापस नहीं आया, जैसे कि विजय माल्या है, उसने पैसा ले लिया बैंक से लेकिन वो लौटाया नहीं, तो कितने दिन के बाद उस पर्टिकुलर लोन को बैड लोन करार दिया जा सकता है, उसको एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको कह सकते हैं। कितने दिन के बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ये जो रिसेंट का रिपोर्ट आया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसमें यहां पर बताया गया है कि जो बैंकों का बैड लोन है, एनपीए है, वो इंक्रीज होगा। लेकिन आपको इसमें यह बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन से बैंक का, दैट इज क्या पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक, कौन से टाइप के बैंक का जो एनपीए है वो सबसे कम होने वाला है, लीस्ट होने वाला है, आपको यह बताना है। तो दोनों का ही आंसर आप ये जब वीडियो देखोगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों यहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आया कहां से। तो ध्यान रखिएगा, ये 22nd इशू था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का। ये बाई एनुअल एक्सरसाइज होता है। बाई एनुअल जब मैं कहता हूं तो साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, हर 6-6 महीने पे किया जाता है। इसको कंफ्यूज मत करना बाई इनियल से। बाई इनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार, बाई एनुअल का मतलब होता है साल में 2 बार। और यहां पर आप देख सकते हो आरबीआई के, अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर आपको हर 6 महीने के बाद ये रिपोर्ट देखने को मिलेगा। तो पिछली बार हुआ था जुलाई 24 को, और ठीक 6 महीने के बाद आप देख सकते हो जनवरी 11 को कल इसको रिलीज किया गया था। और इस तरह से हर 6-6 महीने पर रिलीज किया जाता है। तो यहां पर बेसिकली ये जो रिपोर्ट है, इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो क्या होता है कि यहां पर एक काउंसिल है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अंदर एक कमिटी है, सब कमिटी है, जो यहां पर देखती है कि हमारे देश के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें रिस्क कितना है, स्टेबिलिटी है कि नहीं। क्योंकि आपको समझना होगा, इकोनॉमी को अगर बेहतर करना है हमें, तो यहां पर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके बैंक अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो बिजनेस वर्क नहीं कर पाएंगे, सब कुछ यहां पर प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसका रेगुलर अपडेट होना चाहिए, और जो रिस्क वगैरह है उसको पहले से ही देख लेना चाहिए। इसके लिए इस तरह का रिपोर्ट बताया जाता है, और उसमें दिखाया जाता है कि एनपीए कितना बढ़ने वाला है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना हो सकता है। इस तरह की जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी समीक्षा की जाती है। और यहां पर आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले इसके बारे में बोला गया था रघुराम राजन कमिटी इन 2008 में रघुराम राजन कमिटी ने बोला था कि इस तरह का काउंसिल होना चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनली जाकर 2010 में जब प्रणब मुखर्जी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इस कमिटी को बना दिया। तो 2010 से ये कमिटी चलती आ रही है, और इसी के द्वारा फाइनली आप देख सकते हो इस कमिटी के अंदर यहां पर बहुत से मेंबर्स होते हैं, खुद फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयरपर्सन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो एफएसडीसी होता है, अभी प्रेजेंट में कौन फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसको चेयर किया होगा। और इसके अलावा इसके अंदर आरबीआई के गवर्नर, सेक्रेटरी, डीएफएस, बहुत सारे मेंबर्स आप देख सकते हो, सेबी से आईआरडीए, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, उनके हेड यहां पर इस कमिटी में होते हैं, इस काउंसिल में होते हैं। और इन्हीं के द्वारा इसके अंदर एक कमिटी है, वो यहां पर ये जो रिपोर्ट है उसको तैयार करती है, और फाइनली ये आरबीआई की तरफ से दिया जाता है। तो यही होता है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो
प्रेजेंट में ये जो रिपोर्ट दिया गया है आरबीआई के द्वारा, तो यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं, उसके बाद मैं एनपीए और बाकी चीज पर आऊंगा। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि सबसे बड़ा हाईलाइट आपको पता होगा कि इस समय कोविड-19 को लेकर ही था, तो जो पैंडेमिक आ रखा था उसमें यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि आरबीआई और सरकार ने सबसे पहले यहां पर कोशिश की कि जो स्ट्रेस हो गया था फाइनेंशियल सेक्टर पर, उसको यहां पर कम से कम किया जाए, स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए, नॉर्मल पर लाने की कोशिश की जाए चीजों को। लेकिन अब जैसे जैसे चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं, हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है यहां पर सपोर्ट करने में, जो रिकवरी होनी चाहिए बिजनेसेस को और उसको ज्यादा बल देने के लिए हमारा शिफ्ट हो गया। हमारा जो फोकस है वो पहले होता था कि इस चीजों को नॉर्मल किया जाए, लेकिन अब हमारा शिफ्ट हो गया है कि इसको बेहतर और किस तरह से हम कर सकते हैं। और यहां पर इस रिपोर्ट में बोला गया है कि वैक्सीन की जो खबर आ रही है वो हमारे लिए पॉजिटिव खबर है। ये वैक्सीनेशन जैसे जैसे लगने लगेगा, इकोनॉमी के अंदर जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ चिंता भी जताई गई है कि जिस तरह के स्ट्रेन्स देखने को मिल रहे हैं कोरोना वायरस के, ऑलरेडी आपको पता होगा, इसके ऊपर हमने वीडियोस में चर्चा किया हुआ है, तो सेकेंड वेव के इस तरह की जो आउटब्रेक हैं वो थोड़ा सा चिंता दे सकते हैं इकोनॉमी को। जहां तक बात है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जब मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहता हूं मतलब बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, जितने भी चीजें उससे रिलेटेड हैं, उसका स्मूथ फंक्शनिंग बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यहां पर रेगुलेटर्स ने, मतलब कि रेगुलेटर कौन हो गए, सेबी हो गया, सेबी शेयर मार्केट को देखता है, इंश्योरेंस को कौन देखता है, आईआरडीएआई देखता है, पेंशन को पीएफआरडीएआई देखता है। तो इस तरह के जितने भी रेगुलेटर्स हैं और जो सरकार हैं, उन्होंने यहां पर पॉलिसी के माध्यम से कोशिश की है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो अच्छे से काम कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, इसके अंदर एक चिंता जताई गई है। चिंता ये जताई गई है, आपने न्यूज में सुना होगा, ये पर्टिकुलर चीज सामने आ रहा था। शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर यह बताया, स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस थ्रेटन स्टेबिलिटी। देखिए उनका बेसिकली अर्थ था, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट किस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हमें दिख रहा है कि इकोनॉमी डाउन होने वाली है 7.5%, 7.7% के हिसाब से। तो दोनों का जो रिलेशन है वो थोड़ा अपोजिट देखने को मिल रहा है। इसको लेकर थोड़ा सा चिंता जताया गया। कहीं ना कहीं इंडिकेशन था यहां पर रिपोर्ट के अंदर कि जो स्टॉक मार्केट है वो हो सकता है आगे आने वाले समय में थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। वैल्यूएशन स्ट्रेच का मतलब है कि जो किसी भी शेयर का प्राइस होना चाहिए वो इतना ज्यादा खिंच गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि वो एक्चुअल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो मार्केट है उसमें आपको करेक्शन दिख सकता है। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रेडिट ग्रोथ का मतलब यह हुआ कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के अंदर वो कितना क्रेडिट दे रहे हैं, कितना लोन दे रहे हैं। तो इसको लेकर बोला गया कि अभी भी बहुत ज्यादा तो लोन नहीं दिया जा रहा है। ऑल्दो यहां पर सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर कोशिश की थी कि कोविड पैंडेमिक के बीच में यहां पर जो बिजनेसेस सफर कर रहे थे, आपने देखा होगा काफी सारे लोन देने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो यहां पर क्रेडिट ग्रोथ में जो रफ्तार होनी चाहिए, बेटर क्रेडिट ग्रोथ में, वो शायद उतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात थी। नेक्स्ट यहां पर अब हम दोस्तों आते हैं एनपीए को लेकर। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको बैड लोन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कि कितने दिन के बाद इसको एनपीए में क्लासिफाई किया जाता है, तो इसका आंसर है 90 डेज। 90 डेज में इसको एनपीए करार देते हैं। मतलब कि सपोज मैं कहता हूं कि 1 जनवरी को यहां पर एसबीआई ने लोन दिया किसी को 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए यहां पर 31 मार्च तक नहीं आया, तो 3 महीना हो गया, करीब 90 डेज। तो ये बेसिकली 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। मतलब कि जो बैंक है उसके पास ये एसेट आना चाहिए था, क्योंकि बैंक के लिए वो तो एसेट था, लेकिन अब वो क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग हो गया है। उस एसेट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट वापस आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। इसी को एनपीए कहते हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया है। अब आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी वीडियोस बनाया और आपको बताया था कि पिछले कुछ समय से आरबीआई और सरकार के द्वारा कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से जो एनपीए है वो लगातार कम हो रहा था। एक समय आया था जहां पर 11% हो गया था एनपीए। 11% का मतलब है बैंकों ने जितना भी लोन दिया है उसका 11% वापस नहीं आया, बाकी आ गया, 11% नहीं आया। तो जितना ज्यादा एनपीए होता जाएगा उतना ज्यादा खराब है, क्योंकि बैंक के लिए तो वो लॉस हो जाता है एक तरह से। तो क्या हुआ था कि पिछले कुछ समय से 2 साल से अगर आप देखोगे तो एनपीए में सुधार हो रहा था। मतलब कि एनपीए जो बढ़ गया था 11%, 12% तक, उसमें डाउनफॉल देखा जा रहा था, और ये करीब 7.5% आ गया था सितंबर 2020 तक। आप देख सकते हो 7.5%, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन अब यहां पर
आरबीआई का ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है उसमें ये कहना है कि जो करंट का मैक्रो इकोनॉमिक क्लाइमेट है इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में दैट इज सितंबर 30 तक जो एनपीए है, जो ग्रॉस बैड लोन है, वो 13.5% जा सकता है। मतलब कि ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो सकता है। आप देख सकते हो एक साल पहले ही कितना 7.5% और ठीक एक साल बाद यहां पर आरबीआई कह रही है कि 13.5% हो सकता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि बीच में यहां पर काफी सारे लोन्स देने की कोशिश की गई थी, तो जो लोन दिया गया था उसमें से बहुत सारे ऐसे लोन हैं दोस्तों वो वापस नहीं आएंगे, जो कि बैंक के लिए खराब होगा। ये तो बहुत अच्छे सिनेरियो में 13.5% की बात कही जा रही है। अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो देखेंगे तो ये 14.8% भी हो सकता है, जो कि पिछले 2 दशक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट 14.8%। यहां पर आपको मैं ग्राफ के थ्रू भी दिखा देता हूं, आप यहां पर ध्यान से देखिए। ये अलग अलग बैंकों के बारे में है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये फॉरेन बैंक्स है और ये तीनों बैंक को मिलाकर ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को मिलाकर है। तो यहां पर राइट साइड में आप देखिए ये 7.5% था, कहां पर सितंबर 2020 में। तो यहां पर आरबीआई का ये रिपोर्ट के अंदर ये कहना है कि बहुत अच्छा सिनेरियो होगा, उसके बावजूद भी जो एनपीए है वो कितना हो जाएगा 13.5%, जंप कर जाएगा। इससे ज्यादा खराब हुआ तो 14.1% हो सकता है और वर्स्ट केस में बहुत ज्यादा अगर खराब हुआ तो 14.8% भी हो सकता है। अब अगर आप देखोगे इन तीनों में दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स में सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर बैंक की आप देख सकते हो कि वर्स्ट केस के सिनेरियो में 17.6% हो सकता है जो एनपीए है। ये मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूं। आज के डेट में आपको पता होगा पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी मर्ज किए गए हैं सब मिला जुलाकर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं, एसबीआई, पीएनबी, ये सब आप देखोगे तो। और यहां पर आप देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर बैंक का वर्स्ट केस में 8.8% और फॉरेन बैंक्स का 6.5%। आई होप कि आपको दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। मैंने पूछा था कि कौन से सेक्टर के बैंक का जो एनपीए है वो सबसे कम होने वाला है, तो उसका आंसर होगा फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का आप देख सकते हो जो एनपीए है वो सबसे कम रहता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का। तो यहां पर आई होप कि एनपीए के बारे में आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला गया इस रिपोर्ट में और इसके लिए क्यों इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। और लास्ट में है दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी। पहले आप इसका मतलब समझ लो। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब होता है कि बैंकों के पास कितना कैपिटल बचा है। आपने देखा होगा पहले भी हमने वीडियोस में बात किया है इसके बारे में कि जितना ज्यादा कैपिटल होगा बैंकों के पास, जैसे बिजनेस है, रिलायंस है, टाटा है, कोई भी बिजनेस है, आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक कैपिटल लेके आते हो ना, एक पूंजी लेकर आते हो, उसी पूंजी से आप उसको और ज्यादा क्रिएट करते हो, वेल्थ क्रिएट करते हो। तो यहां पर क्या होता है कि बैंकों के पास भी एक प्रॉपर कैपिटल होना चाहिए। अगर कैपिटल नहीं होगा तो बैंक लेंड नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा यहां पर आरबीआई हो गया, बेसल नॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा, इसमें यह बोला गया है कि एक पर्टिकुलर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए, जैसे कि 9%, ठीक है। आरबीआई कहता है 9%, 10%, अलग अलग बताया गया है। तो यहां पर अगर यहां पर सपोज मैं कहता हूं कि 100 रुपीज अगर लोन दे रहा है बैंक, तो 100 रुपीज में से 9 रुपए यहां पर कैपिटल के फॉर्म में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर मैं और आप डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में तो वो बैंक के लिए कैपिटल नहीं होगा। कैपिटल कौन रखता है बैंक के अंदर? जो ओनर होता है। तो एसबीआई के केस में सपोज 50%, 55% यहां पर हिस्सा सरकार का है, तो 55% कैपिटल किसका हुआ? सरकार का हुआ। तो जो एक्चुअल में पूंजी होती है उसकी हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर मैं और आप बहुत सारा सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि एसबीआई जो है वो जैसे चाहे उसको खूब लोन में दे सकती है। यहां पर उसके पास कैपिटल होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि सरकार कोशिश करती है रिकैपिटलाइजेशन करने का, क्योंकि यहां पर एनपीए की वजह से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है मतलब कि कैपिटल में से हट जाता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी अल्टीमेटली काम आता है। जब बैंक कोई डूबता है तो जो पूंजी है, जो एक्चुअल पूंजी है कैपिटल, उसमें से यहां पर रिकवर करने की कोशिश की जाती है। अब आप यहां पर देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी होगा उतना बेहतर होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं सितंबर 2020 में जो बैंक्स हैं उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना था? 15.6%। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर आप देखिए बोला गया है कि सितंबर 2021 आते आते 14% पे ये गिर जाएगा और खराब सिचुएशन हुआ तो ये 12.5% पे भी गिर सकता है। ऐसा यहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया गया है। और यहां पर ये बोला गया है कि 4 ऐसे बैंक हैं हो सकता है कि जो मिनिमम कैपिटल लेवल होना चाहिए उसको क्वालिफाई ना कर पाए। तो हो सकता है कि यहां पर अगेन सरकार को फिर से कैपिटल डालना पड़ेगा और पैसा यहां पर डालना पड़ेगा। रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हो। पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए यहां पर एक बॉन्ड जारी किया गया था ताकि रिकैपिटलाइजेशन हो सके। तो ये
ये है दोस्तों आपका कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया, एनपीए के बारे में, कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर आपको अरेंज करना है कि कौन सा चीज सबसे ज्यादा लिक्विड है। लिक्विडिटी आप समझते हो ना, तरलता, मतलब कि चीजों को आप कैसे खर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर फोर्थ वाला सबसे ज्यादा लिक्विड होगा, करेंसी। ये सभी में सेम है, आप देख सकते हो। करेंसी का मतलब है आप डायरेक्टली किसी भी दुकान पर जाकर चीजों को खरीद सकते हो, आपको वेट नहीं करना है, राइट। तो यहां पर करेंसी सबसे ज्यादा लिक्विड है। फिर सेकंड नंबर पर कौन सा है, थर्ड नंबर पर कौन सा है, ये आपको यहां पर अरेंज करना है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ आप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।